शिक्षा बड़ी अनमोल है, इसे परिश्रम से ही पाया जा सकता है। नमस्कार, धरती धरोहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज सुबह सुबह हम शिक्षा की बात करेंगे। वैसे तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ शिक्षाविद हैं और वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 29 वर्षों से बच्चों को मोटिवेट किया, पढ़ाया और ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे। और आज उत्तर भारत में इन्हें बॉस के नाम से जाना जाता है। श्रवण चौधरी जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर धरती धरोहर के मंच पर। राम राम साहब। राम राम साहब। खम्मा घनी साहब। खम्मा घनी। तो आप सीकर के हैं और सीकर को आपने पूरा जगमगा दिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुबह आपकी किस तरह से होती है? सर मेरी सुबह, मैं मैसेज के साथ कहना चाहूँगा कि सुबह उठते सबसे पहले तो मैं मेरे जीवन में जो दो मेरे माँ बाप के बाद जो महत्वपूर्ण फरिश्ते हैं, व्यक्ति हैं, मेरे नाथ जी महाराज जिनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ और मेरे गुरुदेव जिनके कहने से मैं कोचिंग स्टार्ट किया, उनको प्रणाम करते हुए मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ मैं। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि व्यक्ति को उठते सबसे पहले अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद मेरी एक फिक्स दिनचर्या है, सुबह उठे, एक आधी घंटे की पूजा की, उसके बाद 7 बजे से लेके आप कोचिंग पहुँचे और रात को फिर 10-11 बजे तक पूरा शेड्यूल बच्चों के नाम। एक डायलॉग है मेरा, सेल्सी जीवन के साथ भी वो सेल्सी जीवन के बाद भी। इसलिए पिछले 29 साल से कब सूरज निकला कब सूरज छिपा पता ही नहीं चला। कल किसी बात तक थी 96 में कोचिंग स्टार्ट किया था, आज हम 2024 में हैं जी। तो अच्छा लग रहा है, ना थके ना रुके ना झुके, क्योंकि मेरे लिए ये शिक्षा जो है वो एक चैलेंजिंग जॉब रहा। क्योंकि आज के 28 साल पहले जब मैं कोटा इंजीनियरिंग कर रहा था, वहीं से आइडिया दिमाग में मेरे आया। और आइडिया क्या आया, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था कि आपको शिक्षा में कुछ काम करना चाहिए। तो एक सपना पाल के आया था कि सीकर में एक शिक्षा नगरी बनानी है। और उस समय ये बातें मजाक का पात्र थे, क्योंकि सिर्फ कोटा का ही नाम आता था हर जगह। बिल्कुल। तो एक मजाक के पात्र थे और मजाक में परिवार के लोग भी शामिल थे, यार दोस्त भी शामिल थे, गाँव तो होना ही था जी। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन सभी युवाओं को या जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आपके इरादों में सच्चाई हो, इरादों में ताकत हो तो ईश्वर आपका साथ देता है, जैसा मेरा साथ दिया। आप कल्पना करो कि 96 में सीकर में उसमें पीएमटी पीटी होते थे जी। एआईपी नीट और ये नहीं होती, मेडिकल में पीएमटी बोलते, इंजीनियरिंग में पीटी होती है। आईटी तो तब जानते नहीं थे। तो हमने पीएमटी पीटी कोचिंग स्टार्ट की। तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी का गुरु मंत्र दिया था उस समय कि आदमी के जीवन में 3 काल आएंगे। अच्छा। पहला काल आएगा, आप कोई भी काम शुरू करोगे वो काम जो सामान्य सोसाइटी की सोच से परे है जी, तो आप उपहास के पात्र बनेंगे, मजाक के पात्र बनेंगे, जो हम बने। फिर आप यदि जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो वो लोग धीरे धीरे विरोध करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो फेज भी हम नहीं देखा। फिर एक समय ऐसा आएगा, बेशर्ते कि आप अपनी जगह टिके हुए रहेंगे, जो हम टिके रहे। परिस्थितियां क्या रही, कालखंड क्या रहा, निश्चित बात है कि जीवन में 28 साल में सब जगह परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं रही, लेकिन सोच नहीं बदली, विचार नहीं बदले, सपने नहीं बदले। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको रोककर ये पहले पूछूं कि सपने जो थे जब आप बचपन में पढ़ रहे थे, खुद आपने इंजीनियरिंग की और कोटा जाकर की, जब पढ़ रहे थे तब ये ख्याल था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है, या फिर कोई मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं आईएएस या आईपीएस ये फाइट करूं? आपने एक अच्छी बात पूछ ली। मैं जब स्टूडेंट था तो निश्चित बात है, मैं 11th में एक अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। राजस्थान बोर्ड में 21वां रैंक रहा है जी। और 1990 में जब पीईटी मैंने फाइट किया तो उस समय पीईटी में सिलेक्शन अपने आप में एक ठीक अचीवमेंट था लाइफ का। मेरे 2 विजन थे, या तो मुझे सिंगर बनने का सपना था मेरा, या मैं जॉब करूँगा तो आईपीएस बनूंगा। ये अच्छा। शायद मैं पहली बार किसी मंच पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, सिंगर बनना और आईपीएस बनना। बट मेरी क्या सिलेक्शन 90 में हुआ जी। और हमारी कम्युनिटी में शादी थोड़ी जल्दी कर देते हैं, तो मेरी शादी 91 में हो गई थी, फर्स्ट टाइम शादी हो गई थी। तो फिर शादी हो गई, फिर मेरे 92 मेरा बेटा भी हो गया था, बड़ा साहिल जो आज इंस्टीट्यूट संभाल रहा है जी। और तो फिर मुझे लगा कि अपन आगे से पढ़ाई अब हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसी दौरान मैं संपर्क मेरे गुरुजी के आ गया, जैसा मैंने बताया, जिनका नाम ऐसे बोलता नहीं हूँ, बाबा बोलता हूँ। उनका नाम है पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी, जो जयपुर में क्वींस रोड पे बहानगर में रहते थे। अब तो शरीर से नहीं है जी। अभी 17 अगस्त को उनका 100वां जन्मदिन भी आ रहा है जी। उनके जन्मदिन पे हम लोग एक बड़ा इवेंट भी करने जा रहे हैं।
तो उनका कहना था कि शिक्षा में आपको आना चाहिए, बस एक वो कोटा से बात पकड़ी और मैं कोटा की धरती से प्रेरणा भी लेके आया था और एक कसम भी खा के आया था। वो क्या थी? एक दिन कोटा वालों को सीकर ले आऊँगा। क्या बात है, और ये आपने कर दिखाया। लेकिन यहाँ मैं जब बातों बातों में दर्शकों ने भी पकड़ ली एक बात कि आप सिंगर बनना चाहते थे। हाँ, तो सिंगर बनना चाहते थे, इसके पीछे क्या कोई इंस्पिरेशन थी? किसको देखकर ये मन में भाव आता था? और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो क्या सबसे पहले देखो, वहाँ पर? सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करूं तो हमारी कॉलेज में किसी भी साथी का बर्थडे होता था ना जी। तो हमारा न्योता पक्का होता था। अच्छा। चाहे हम उसके दोस्त हैं या नहीं है, गाने गाने श्रवण को बुला लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में संगीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आप यदि खुश हैं तो संगीत और खुश कर देता है, परेशान हैं तो आपको वो थोड़ा मोटिवेट कर देता है। और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है तो शब्द बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं मेरे जीवन का, मैंने जो कोचिंग स्टार्ट किया 96 में, तो फर्स्ट गीत बड़ा प्यारा था मेरा, जो मेरा टाइटल सॉन्ग था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो क्या हमारे दर्शक को सुन सकते? बिल्कुल, मैं इस गीत को गाना चाहूँगा कि साथी ना कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है, तू तो चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक न ले, तुझको पुकार के ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये गीत ने मुझे हमेशा काम को प्रेरित किया। एक मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जी। हर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, मेरे भी खूब आई हैं, आगे भी आएंगी, लाइफ है। क्योंकि बच्चन साहब का डायलॉग है कि जीवन है तो संघर्ष भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने मन का हो तो अच्छा हो, और लेकिन अपने मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा हो। ये मेरी आप थैंक यू, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है जी। जो मैं मेरी कोचिंग में बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूँ। फिर एक मैं जब बहुत परेशान होता हूँ ना, कई बार होता हूँ, आगे भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, तो एक अवतार फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना राजेश खन्ना साहब फिल्म आया हुआ, उसमें एक व्यक्ति मंदिर में बहुत अच्छा गाना गाता है और ये लाइन मुझे मोटिवेट करती है। वो क्या है? कि कुछ लोग तो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। ऐसे गीत बहुत होते हैं जी। अभी लेटेस्ट जैसे आपने देखा एक दंगल मूवी आई, उसका एक बहुत अच्छा गीत है फोगाट परिवार पे की, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहीं कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। बहुत तो ऐसे बहुत से गीत हैं। चक दे इंडिया का जो गाना है अपना बहुत अच्छा है। और मेरी सबसे बड़ी जो मानता हूँ असेट मेरे और मेरे कोचिंग के बच्चों में रहता है, वो एक 4 लाइन है गानों की। एक अपने फिल्म है धर्मेंद्र, सनी देओल और इन सब की, हाँ, उसमें गाना है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। मैं एज ए शिक्षक कह सकता हूँ ये लाइन आपके लिए केवल 2 लोग आ सकते हैं, या तो आपके गार्जियन, उसमें पापा मम्मी चाचा सब आ जाते हैं, या आपके टीचर। और मैं मानता हूँ मेरे जीवन की, मेरे स्टूडेंट के लिए या मेरे सारे अपनों के लिए जो मुझे अपना टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, मुझे बॉस कहते हैं वैसे, हाँ, वो मैंने बताया थोड़ा सा बोलने अजीब लगता है लेकिन वो नाम पड़ गया जी। अब तो इसके पीछे भी रीजन जान लेते हैं, क्यों ऐसा नाम? रीजन क्या, मैंने कोचिंग स्टार्ट जब किया था तो मेरे साथ मेरी कॉलेज के मेरे 2-3 जूनियर साथ काम करते थे, वो मुझे बॉस कहते थे, वो कॉलेज साथ पढ़ी हुई थी, वो पढ़ते पढ़ते अब तो हालत ये है थोड़ा कि मेरे फादर भी फ़ोन करते हैं कई बार, तो कहते हैं थालो बॉस है कि भाई, तो वो नाम ही पड़ गया एक तरह से। और आप अपने मोबाइल पे आप जाके गूगल पे सर्च करोगे सीकर बोस, तो माफ़ी चाहता हूँ नहीं कहना चाहिए, वो मेरा ही वीडियो आ जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ कि 29 साल की मेहनत का एक फल है। सर ये जो मेहनत आपने की और जो बच्चों में, मतलब बच्चों को माइग्रेट होने से बचाया कि भाई दूर जाते थे बच्चे और बड़े परेशान भी हो जाते थे, आजकल नीट और जेई इतना कंपटीशन हो गया, लाखों बच्चे उसमें ट्राई करते हैं, कुछ ही सीट्स होती हैं, लेकिन बच्चों में कुछ एक तनाव और एक मुझसे नहीं होगा, एक भाग जाना तो छोड़ के। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कॉन्फिडेंस से कहूँगा जी, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं है जी। निश्चित बात है 20 लाख बच्चा नीट में बैठना है, सीट लास्ट 1 लाख है,
13 से 14 लाख बच्चा जेईई में बैठना है, तो IIT NIT में सीट लगभग 50,000 मान लें, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात अलग है। तो सबका सिलेक्शन नहीं होना है। मैं एक वीडियो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब आपका बच्चा कमजोर नहीं है। करेक्ट। कुछ बच्चे आपके बच्चे ज्यादा मेहनत कर गए, आप हारे नहीं हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई हारता नहीं है, कुछ लोग हमसे ज्यादा काम कर गए, हम थोड़ा कम काम कर पाए, कोई बात नहीं, हमें जिंदगी फिर मौका देगी, अगले कंपटीशन में हम और काम कर लेंगे, क्योंकि सबका सिलेक्शन दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कि वहाँ सीट्स लिमिटेड हैं। दूसरा मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा लाइफ का एक मैच है, वो कंप्लीट लाइफ नहीं है जी। तो एक मैच हारने से तो आप नौसिखिए नहीं होगे, और वो एक मैच जीतने से आप कोई खिलाड़ी नहीं होगे। वो बहुत अच्छी एक बात कही गई है कि ये लाइफ एक क्रिकेट के ओवर की तरह है। 6 बॉल आ रही है तो ज़रूरी नहीं हर बॉल पे छक्का ही लगेगा, 4 बॉल छूट भी जाएगी, लेकिन हमें उसका दुख नहीं मनाना है, अगली बॉल पे क्या पता छक्का लगे। बिल्कुल होता है। देखो कल का सूरज आपके लिए क्या लेके आता है ये केवल ईश्वर जानता है। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से और बच्चों, इंसानों, हर आदमी से, कि हम इंसान हैं, हम इंसान ही बने रहे, भगवान नहीं बने। कल ऐसा होने वाला है, ना हमारे सोचने से अच्छा होने वाला है, ना हमारे सोचने से बुरा हो, लेकिन हमारे अच्छे कर्म से अच्छा हो जाएगा, हमारी छोटी सोच से छोटा हो। ऐसा एक डायलॉग है कि आपकी सोच है ना, वो लाइफ में सब कुछ है। जैसे आपने बहुत अच्छे जूते मंगा लिए, बहुत अच्छी सड़क है, बट 2 कंकर आप जूते के अंदर डाल दो, अच्छा जूता अच्छी सड़क काम नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जूते भी फटे पुराने हैं, सड़क भी रफ टफ है, बट यदि जूते के अंदर कंकर नहीं है ना, तो आप उस रोड पे चल दोगे। तो इसका एक डायलॉग है कि छोटी सोच और एडी की मोच आदमी को बहुत ज्यादा आगे तक जाने नहीं देती है। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करें तो पहले गीता में लाइन लिखी हुई है ना, वो बहुत सही है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये कई बार इस उम्र में समझ में नहीं आती है, लेकिन 40-45 आते आते बातें समझ में आ जाती हैं। तो पेरेंट्स 40+ पे होते हैं, तो उनको अपने बच्चों को कन्वे करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट करो। करेक्ट। जैसा हरिवंश राय बच्चन साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को डायलॉग दिया था कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और ही अच्छा। और एक डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब ने कहा बच्चन साहब से बड़े कि जीवन में बहुत संघर्ष है, तो बड़े बच्चन साहब ने कहा नहीं अमिताभ लाइन थोड़ी सही करो, जीवन तब तक है जब तक संघर्ष है। और मैं कहता हूँ 2 लाइनें ऐसी हैं, आपको ध्यान होगा 1990 में बच्चन साहब थोड़े से आर्थिक रूप से परेशान हो गए थे, उसके बाद वो जो महानायक वापस बने, उसमें केवल और केवल मैं कह सकता हूँ हरिवंश राय बच्चन साहब की 2 लाइनें थे जो अमिताभ बच्चन साहब को महानायक बना गए। इसलिए एक अपील करना चाहता हूँ सबसे, जब भी समय मिले अपने पेरेंट्स के पास बैठो। पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल दादा दादी नाना नानी के पास बैठोगे तो उनके पास 70 साल का अनुभव होता है जो आपको 5 मिनट बता देंगे। और जो बच्चे ऐसा करते हैं, जिन परिवारों में आज भी सब लोग बैठ के सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार साथ भोजन करते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उन घरों में इनकम ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन वहाँ टेंशन नहीं होती। और दोस्तों एक सिंपल सी बात है कि सुख का इनकम से कोई संबंध नहीं है। करेक्ट। हैप्पीनेस तो है वो कहीं भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जब घर परिवार की बात हुई तो मैं आपको बचपन की तरफ लौटा ले चलूँ वापस। तो क्या माहौल था, कैसा उस वक्त परिवेश था, अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। मैं यहाँ कुछ पर्सनल बातें शेयर भी करूँगा जो शायद पहली बार मंच पे कर रहा हूँ। मेरा जन्म सीकर डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर शेखावाटी में रोसावा गाँव वहाँ हुआ, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गाँव है। मेरे गाँव में पीने का पानी भी नहीं था, पड़ोस के गाँव से पानी आता था, तब समझ सकते हो। मेरे फादर अध्यापक रहे हैं, मेरे फादर अभी हैं 86 ईयर ओल्ड है, मेरे माता पिता दोनों स्वस्थ हैं। मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, उन्होंने 82 में BA किया। और मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि उस समय मेरे गांव में हम बहुत विरोध झेलते थे कि लड़कियों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे फादर हमारे लिए साहब जिंदा देवता है, उनके कारण मैं हूँ। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि यदि उनका बेटा नहीं होता तो साहब किस लायक नहीं होता। वो शिल्पकार हैं जिनकी बनाई हुई मूर्ति आपके सामने बैठी है। जन्म देना अलग बात है, जन्म दे के उसको तराशना उनका रोल। तो मेरे बड़ी दीदी हैं, वो आज जिला शिक्षा अधिकारी हैं सीकर में। छोटे दीदी हैं 2nd नंबर के, वो प्रिंसिपल हैं। 3rd नंबर में मैं हूँ। 4th नंबर मेरी सिस्टर है, वो टीचर है। तो हम चारों बहन भाई टीचिंग लाइन में हैं। और एक सामान्य से गांव के अध्यापक के चारों बच्चे सीकर जैसे जिला हेडक्वार्टर पे अपना घर बना के रह रहे हैं, वो शिक्षा की देन है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पे, मेरा विरोध हमेशा रहा बचपन से मेरे सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि मैं बातें थोड़ी सी अलग करता था जी। तो मैं जब गाँव में छोटा था, एक किस्सा बताता हूँ आपको। बताइए। मैं छोटा था गांव में, तो 8th-9th की बात है। तो मैं उस समय हमारे गांव में भी गांव में घर हमारे गांव के हिसाब समृद्ध थे। मैं ये नहीं कहूँगा हम गांव के हिसाब से हम काफ़ी समृद्ध थे, लेकिन गांव की समृद्धि की सीमाएं थी। उस समय हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब आए थे।
तो मेरा एक कमरा था अलग, उसको देख के मेरे पिताजी से कहा उन्होंने कि थालो छोरो क्यों अलग कर से। पिताजी ने कहा क्या अलग करेगा, ज़्यादा ये भी बीएड करके टीचर बन जाएगा हमारे जैसा। वो क्यों बताया कि उस समय भी मैंने मेरे गांव के कमरे में एक बोरी का पायदान बना रखा था, अच्छा, और एक बेडशीट बिछा रखी थी। तो उस समय गांव में चीज़ें बहुत अलग होती थी। बात कर रहा हूँ मैं 80-81 की। तो मेरी सोच हमेशा अलग रही। संगीत मेरा शौक रहता था। मेरे गांव के पास ही मेरा एक खेत था, मैं शाम को मेरे खेत में जाके वो रेडियो साथ रखते थे, रेडियो पे गाने सुनना और रात को 12:30 तक छुट्टियों में गाने सुन के सुबह अपने वापस काम लगना जी। और बचपन में मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे पिता का, मेरे परिवार का मुझे भावनात्मक बहुत सपोर्ट मिला। मेरे विचारों विरोध करते रहते थे लोग, क्यों हमेशा उल्टी सुल्टी बातें करता था जो उस समय उल्टी सुल्टी लगती थी लेकिन अलग बातें होती थी। तो बचपन बड़ा गाँव बीता। फिर मैंने प्राइमरी तक मेरे गांव में पढ़ाई की मैंने, फिर 6, 7, 8 मैंने मेरे गांव के पड़ोस में मेरे फादर हेड मास्टर वहाँ ट्रांसफर वहाँ पढ़ाई की। फिर 9, 10 रतनगढ़ पढ़ाई की मैंने। उसके बाद मैंने चमड़िया स्कूल से 11th किया। फिर इंजीनियरिंग कोटा से इंजीनियरिंग डिग्री की मैंने। और 21 जनवरी मेरी कोचिंग बाई चांस नहीं है, मेरे एक डेट लाइफ याद है मेरे को। 21 जनवरी 96 को मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था और 31 जनवरी 96 को मैंने मेरा कोचिंग लॉन्च कर दिया था। कारण 31 जनवरी का वेट भी क्यों किया मैंने कि मेरा बड़ा बेटा जो साहिल है उसका बर्थडे है, वो 2 साल का था। तो उस दिन सपना पाला था। सपने में मैं सपनों का सौदागर मानता हूँ अपने आप को जी। तो 31 को इसलिए लॉन्च किया कि मैंने कहा कोचिंग खोलेंगे तो बड़ा कोचिंग बनेगा, तो बेटे का बर्थडे और कोचिंग का बर्थडे एक साथ आएंगे। तो 31 जनवरी को बेटे का बर्थडे भी होता है और कोचिंग का बर्थडे भी होता है जी। सपने देखना आदत रही। अब 96 में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो लोग कहते हैं क्या पागल बातें कर रहा है, क्योंकि मैं जिस विधान क्षेत्र से आता हूँ, फतेहपुर तहसील से, उस पूरी तहसील में मुश्किल 4 या 5 डॉक्टर थे और ये पागल कर हर गांव में डॉक्टर बनाएंगे। और आज वो सपना पूरा नहीं, वो सपना बहुत पीछे रह गया। अब हमारा सपना बहुत अलग है। तो बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं। वो माता पिता से ये भी सुनते हैं कि पढ़ाई करो, एनी टाइम पढ़ाई करो, और वो सोचते हैं नहीं मुझे तो कुछ और करना है, अभी मन कुछ और करने का हो रहा है, होता है बचपन है। पर वो पास भी कर लेते हैं और वो आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो घबरा जाते हैं, बोले अब मैं लास्ट वाला एग्ज़ाम तो नहीं दे सकता, मेरे बस की नहीं है। तो इससे बच्चों को कैसे सुधारें? क्या उनमें पेरेंट्स की भूमिका है, क्या टीचर्स की है, क्या इंस्टीट्यूट्स की है? नहीं, इसमें भूमिका केवल टीचर्स और पेरेंट्स की नहीं है, आपके सराउंडिंग की सबकी भूमिका है। मैं तो कहता हूँ आप जैसे बच्चे हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल वार्डन की भूमिका भी है। आप किसी बड़े बच्चे थड़ी बीमार चाय पीने चले गए तो वहाँ चाय पीने वाले की भूमिका है। जो चाय पिनाने वाला है वो भी कह सकता है और भाई क्या चल रहा तेरा, बड़े चल रहा है और अच्छी मेहनत करो यार, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, हमारी भाषा में बात करें। यानी आदमी की सफलता में पूरे सराउंडिंग का फर्क पड़ता है। माता पिता से मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, आप अपने बच्चों को अपने सपने थोपो मत। आपके अधूरे सपने, आज प्रॉब्लम जो हो रही है, माता पिता के अपने अधूरे सपने वो बच्चों से पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज आप उनको सपने थोपे नहीं, आप कंपेयर नहीं करें। कि मेरा ऐसा मानना, ये अंगूठे का निशान है, दुनिया में 2 व्यक्तियों के अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं होता है, तभी तो आजकल ये अंगूठे निशान लगाते हैं हम सब जगह। तो आप सोचो जब इतना छोटा से अंगूठे का निशान 2 का एक जैसा नहीं हो सकता, तो 2 6 फीट के ढांचे एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप अपने बच्चों कंपेयर नहीं, हाँ आप अपने बच्चे ये कह सकते हैं कि यार देख मेरा सपना था डॉक्टर बनना, मैं नहीं बन पाया, तू इसको कर सकता है पूरा तो मुझे खुशी होगी, और तू उसको पूरा नहीं भी करता है तो अपने बाप बेटे के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ, माँ बाप के प्यार का सफलता से कोई संबंध नहीं होता है। आप यदि जॉब लगते हैं तो भी उतना ही प्यार करेंगे, आप कलेक्टर बन जाते हैं तो उतना ही प्यार करेंगे। माँ बाप का प्यार ऐसा प्यार है जो सफलता या असफलता से डिसाइड नहीं होता। हाँ एक बात कह सकता हूँ, आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके कारण, बच्चों से कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपकी उस एक्टिविटी से माता पिता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, जिसको अपन कहते सोसाइटी में उनकी थोड़ी सी साख खराब हो जाए, वो आप नहीं करें। और आपने भी बात की कि एग्जाम, लास्ट एग्जाम तक आते आते बच्चा डरता है एग्जाम से, वहाँ सारी की सारी जिम्मेदारी है ना बंधु, वो उस शिक्षण संस्था की है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, उन टीचर्स की है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी टीचर साथी हैं, संस्थाओं के इंचार्ज हेड हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका धर्म बनता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है उनकी ज़्यादा केयर करें जी। इस पर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो गर्भकाल 9 महीने का होता है, तो हम सब जानते हैं कि जब 9वां महीना हमारी बहन बेटी को होता है, जब मेहमान आना होता है तो सब घर के लोग अवेयर हो जाते हैं, भाई अब इसको खाने का ध्यान रखना है, पीने का ध्यान रखना है, उसे कोई काम। वो सेम की सेम कहानी कंपटीशन के साथ है। जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, चलता चलता जब मई में सेशन एंड होता है तो हमें कहते हैं कि वो भी हमारे गर्भकाल है, क्योंकि हमारे अंदर से हम एक स्टूडेंट हैं,
हम सिलेक्ट हो गए तो हमारे अंदर से क्या बन गया, एक डॉक्टर बना है जी। हम सफल हो गए तो हम क्या बन गए, आईएएस बन इंजीनियर गया। बने तो इंसान के अंदर से एक इंसान पे आप पे आज श्रवण है, सिलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल में तो डॉक्टर श्रवण हो गए, तो आपका एक नया जीवन आ गया ना, तो वो भी एक नया जीवन है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम के पहले 30-40 दिन जो होते हैं ना, वो परिवार को, वो टीचर्स को उस समय केयर करनी चाहिए। बट केयर कैसी कि पीठ पीछे खड़े होकर ऐसे थप्पे देने वाली, हम तेरे साथ हैं, तू तेरा बढ़िया कर, रिजल्ट कुछ भी आए हम तेरे साथ रहेंगे। और यही चीज़ जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों को एक साथ बुलाकर सबको समझाते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं। और जो ये परीक्षा पर्व मनाया जाता है वो बड़ा ही एक यूँ कहें रोमांच भर देने वाला होता है। देखो सर, मैं यहाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने उस पर्सनैलिटी का नाम इस अपने इंटरव्यू में कोट किया है, परीक्षा पे चर्चा। मतलब प्रधानमंत्री बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, और ये पहली बार देश में हुआ है। उस लाइव को आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा, मैंने हम बच्चों को दिखाया पूरा। तो यहाँ वो बात में साबित होगी कि घर का मुखिया जो है ना, उसको बच्चों की केयर करनी चाहिए। वो देश के मुख्य रहते कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स से निवेदन करूँ, आप चाहे कितने बिजी हो, आपका बिजनेस व्यवसाय कुछ भी हो, आपको एग्जाम के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बच्चों को समय देना होगा। क्योंकि देखो कड़वी सच्चाई ये है कि आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, अंतिम आपके बच्चे से बड़ी आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। एसेट आपका बच्चा ही आपका है। लास्ट में आपके बच्चे ही आपकी प्रोग्रेस को, आफ्टर 60 या 65 आप जब ढाल में आएंगे, वो जब जवानी में आएंगे, तो वही काम आना। इसलिए बच्चों की केयर करें, लेकिन प्रेशर से नहीं। और मैं ऐसा एक मानता हूँ कि प्यार से कुछ भी आप बच्चे से करा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप मुझे को नहीं तुम मेरे कहने से मान कि सूरज निकलता पूर्व में, मुझे लगा है तो ईगो टकरा दोस्त का, मैं मना कर दूंगा आपको। आप मेरे नॉर्मल जानकार हो और आप मुझे कहो दे कि यार भाई ये पंगा हो गया क्या, यार मैं एक गांव में कह के आ गया हूँ कि सूरज कल से उत्तर निकलेगा, तू मेरे कहने से बोल दे, तो मैं कह दूंगा मेरा दोस्त कह रहा है उत्तर निकलेगा। तो ये सच्चाई भी थोपी नहीं जा सकती जी। और कई बार किसी चीज़ को साबित करना है तो दोस्त अपील करनी होती है। दोस्त का मतलब पिता भी दोस्त होता है। अब बच्चे माँ बाप ही, आजकल तो ज़माना चेंज हो गया, सब फ्रेंडली रहते हैं। वैसे भी आजकल 3BH 2BH के ज़माने आगे, जहाँ माँ बाप के अलावा दोस्त वैसे ही खत्म हो गए बच्चों के, तो अच्छे दोस्त बन के रहे। तो यहाँ ये एक बात निकल कर आती है कि बच्चों से इमोशनल कनेक्ट रखें, और जो बच्चे दूर भी पढ़ रहे होते हैं उन्हें फ़ोन करके माता पिता अक्सर बात करते रहें, क्योंकि उससे उसका थोड़ा सा जो मन भी हल्का होता है, वो अपने मन की बात कह पाता है। फ़ोन पे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, जब तक हमारा बच्चा कॉलेज नहीं जाए उसको स्मार्टफोन नहीं दें प्लीज़। ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है जी। कीपैड फ़ोन दे दें। देखो आप वो दौर गुजार के आए हो, यदि हमारे पास स्मार्टफोन है उसमें सब कुछ अच्छा ही है, बट उसमें क्या क्या बुराइयां हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या देखना क्या नहीं देखना, बट 15-16 साल का बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है कि किस वीडियो को देखना है, किसको नहीं देखना है। मैं कुछ प्रतिष्ठ करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप कॉलेज से पहले बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दें। बात करें बच्चे से, बट कीपैड से। जैसे हम देखते हैं कि हमारा हज़ारों बच्चा कीपैड लिए घूमता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बच्चा कीपैड से बात दिखता ना, तो मुझे उस बच्चे में तो प्यार आता है और उसके माता पिता के प्रति मुझे बहुत इज्जत आती है कि ये अच्छे माता पिता हैं। जी, कीपैड का ही फ़ोन हो, हाँ। लेकिन ये जो बात करने वाला जो, क्योंकि बात से संवाद बहुत ज़रूरी है, बात जरूर करें। अच्छा सर, यहाँ जब अब एक और आगे की बात बढ़ाते हैं, आप शिक्षण के क्षेत्र में रहे, फिर अब राजनीति में भी आपका पदार्पण हुआ, तो वो कैसे हुआ और अब आपके आगे क्या चीज़ आगे सोच रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं शिक्षक हूं, शिक्षक रहूंगा। राजनीति ये मैं ये इस सभी दर्शकों करना चाहता हूं कि अपने काम को मन से करो तो फल अपना मिलता। मैंने 28 साल शिक्षा में अच्छा काम किया। मुझे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बुला के कहा कि आपका विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर है, आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। मैं चुनाव लड़ के आया, चुनाव मंजूर कर दिया, लेकिन पार्टी ने मुझे एक मौका दिया, वो मेरी 28 साल की तपस्या के बलबूते। और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता साबित करने का प्रयास हर पल करता हूँ शिक्षक के साथ साथ। क्योंकि इसका कारण भी है कि उस पार्टी के जो नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ बहुत, और उनकी इमेज हमेशा अच्छी दिमाग में रही मेरे। पर एक घटना ऐसी घटी, उसके बाद और इमेज बनी। जब यूक्रेन लड़ाई चली तो हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ से MBS कर रहे थे, मेरी कोचिंग के सैकड़ों बच्चे थे, वो फंस गए। तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के ताकत के कारण युद्ध रुका एक दिन, पता आपको, और सारे भारतीय बच्चों को एक कैजुअलिटी हुई थी तो वो एक्सीडेंटल कैजुअलिटी थी, नहीं कि युद्ध की कैजुअलिटी थी। सारे के सारे बच्चे सुरक्षित आए। उस दिन बाद मुझे लगा कि इस आदमी की हमें
और इज्जत करनी चाहिए और उनकी ब्रांडिंग करनी चाहिए, ताकि देश को लगे कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। जी, और यहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो हमेशा शिक्षा को आगे रखते हैं, और इसी के चलते आज पूरे विश्व में भारत के युवा जो हैं सभी जगह पर हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ ये बात हम जानना चाहेंगे, जो बच्चे सोचते हैं कि भाई अब मुझे ये करना है, ये जो काउंसलिंग वाला जो पार्ट आ जाता है, कुछ बच्चे ना चाहते हुए भी जेईई की तरफ चले जाते हैं लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या उन बच्चों को कैसे शुरू से बताया जाए, क्योंकि 9th का बच्चा अपने आप में सोच तो लेता है इंटरनेट वगैरह पे देख के, लेकिन कैसे करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। बंधु, इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने MBBS किया या IT या NIT डिग्री की, तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि IT करने के बाद आप जो इंजीनियरिंग का ही करें। मैं इंजीनियर हूँ जी, एक शिक्षा काम कर रहा हूँ। आज आप देखते हैं बहुत से आपको IAS IPS मिलते हैं जो डॉक्टर हैं, IITian हैं, उसके बाद वो लोग UPSC क्रैक करते हैं। पढ़ाई जरूरी है। देखो, आपको एक डिग्री करनी है, आप BSc कर लो, BA कर लो, BCom कर लो, वैसे एक MBBS डिग्री तो है, MBBS कर लो, BTech कर लो, ये डिग्रियां हैं, भी पढ़ाई तो करनी होगी ना। देखो, पढ़ाई का ही रोल है। आज मैं आपके साथ टीवी पे दिख रहा हूँ, जबकि आज के 3 पीढ़ी पहले मेरी दादी तो एक बात कहती थी कि न देखियो जयपुरियो तो कुड़मा आके केकरियो। मतलब मेरी दादी के लिए जयपुर देखना सपना था, और उनका पोता आज शिक्षा के कारण ही एक चैनल पे, DD चैनल पे आ रहे हैं, एक दूरदर्शन चैनल पे आ रहे हैं। किस कारण आया? मैं शिक्षा के कारण आया। तो एजुकेशन बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, और शिक्षा तो आपको ग्रहण करनी होगी। इसलिए ये डिग्रियां हैं, इनके कंपटीशन होगी। अब आजकल तो आप BSc भी करना चाहोगे तो भी आपको CET एग्जाम देनी पड़ेगी, आप LLB करोगे तो आपको क्लेट देना होगा। तो एग्जाम तो कोई क्रैक करनी है, अब उसमें आप अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग कर लो। और मैं कई बार कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप 11th 12th में अपने डिसीजन नहीं ले सकते, तो पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि 15 साल से 20 साल की उम्र में आदमी को सबसे अच्छे पेरेंट्स लगते हैं, पर सबसे खराब भी पेरेंट्स लगते हैं, क्योंकि वो टोकते हैं। और उस उम्र में जो टोकने को ये मानता है कि मेरे अपने हैं, वो तो सफल हो जाते हैं। जो टोकने को खराब मानते हैं वो असफल हो जाते हैं। भाई एक बात बताओ, आपके पास एक गाड़ी है मर्सिडीज, आप बड़े खुश हैं, उसके ब्रेक नहीं, क्या करोगे आप? यदि आपको अपने जीवन में कोई टोकना नहीं है ना, तो आप बिना ब्रेक की मर्सिडीज है। मर्सिडीज तो आपके पास है, पर बिना ब्रेक की या तो खुद मरोगे, किसी और को मारोगे। इसलिए माता पिता की टोका टाकी हमारी इंसल्ट नहीं है, वो हमारी गाड़ी के ब्रेक हैं। और बिना ब्रेक की गाड़ी दोस्तों जीवन में क्यों एक्सीडेंट करती है। इसलिए बच्चों, यदि आपके अपने आप को टोकते हैं तो आपका सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ, आपको गलती की, आपके दिल को पता मैंने गलती की, और आपकी गलती पे आपको किसी ने टोका, तो इसका मतलब आप अनाथ हैं, आपका इस धरती पे कोई है ही नहीं जो आपको टोक रहा है। इसलिए मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपको टोक रहा है। इस पर किस्सा बताता हूँ मैं जी। बच्चन साहब का इंटरव्यू देखा मैंने, तो आप जैसे एक उद्घोषण पूछा कि बच्चन साहब आप तो महानायक हो, आपको क्या कमी है? तो बच्चन साहब ने कहा कि जब से बाबूजी नहीं है ना, उसके बाद एक कमी है। बोले क्या? कोई टोकता नहीं है और कोई अमिताभ नहीं कहता है। ये दर्द था अमिताभ बच्चन का। कोई शाम कोई पूछना नहीं है इतना लेट कैसे हो गया, और कोई ये नहीं कहता कि अमिताभ। इसलिए जब तक हमें कोई नाम से पुकार रहा है, इसका मतलब ये हमारे ऊपर हमसे बड़े हैं। हमें कोई टोक रहा है, इसका हमें कोई देख रहा है। इसलिए बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की बात की केयर करें। तो पेरेंट्स के सपनों को आप यूँ नहीं माने कि थोप रहे हैं। हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा हो। और पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ी सी बच्चों के साथ बैठ के बात कर लें। तो बच्चों के लिए शायद पेरेंट्स आनंद फिल्म का गीत गाते होंगे, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये तो बहुत अच्छा गीत है। और आनंद मूवी तो खैर आप अल्टीमेट मूवी है। वो आनंद मूवी की बात कर लेते हैं जी। आनंद मूवी जो कलाकार राजेश खन्ना, वो उनको पता मुझे कैंसर है, उनको पता मरना और 6 महीने बाद में। वो कितना खुश होकर जीता। वो कहता क्या फर्क पड़ता है, आपको 20 साल बाद मरना, आपको 30 साल बाद मरना, वो 6 महीने बाद मरना है, मरना फिक्स है, तो मैं 6 महीने खराब क्यों करूं? तो आनंद मूवी में राजेश खन्ना का रोल है ना, वो अपने आप में जिंदगी जीने की बड़ी परिभाषा है। वो मूवी बड़ी मैसेज भी देती है। अच्छा सर, यहाँ समय की बात जहाँ आती है कि कहते हैं समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर आजकल युवा तो ऐसे होते हैं कि मैंने एक बच्ची को पढ़ते देखा और मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, वो 10 से 12 घंटे कंटिन्यूस, मतलब नहाने भी ना जाएं, बोले टाइम वेस्ट होगा। नहीं। और फिर उसके बाद में जब वो लास्ट सिलेक्शन हुआ तो वो बड़ी खुश हुई, देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा किया। तो क्या एक सिस्टम होना चाहिए, क्या सिस्टम समझाया जाए बच्चों को? देखो, मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहता हूँ, ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा नंबर नहीं आते। एक क्लॉक होती है बायोलॉजिकल आपकी दिनचर्या व्यस्त, मतलब
व्यस्त नहीं होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए कि आपको 8 घंटे पढ़ना, रोज 8 घंटे पढ़े आप। एक क्लॉक होती है बायोलॉजिकल, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं। फिर आप चाहे 10 घंटे पढ़ रहे हैं चाहे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। कभी आप 6 बजे उठे, कभी आप 9 बजे उठे, कभी खाना 11 बजे खाया, कभी 2 बजे खाया, कभी रात को 12 बजे सोए, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। एक मैं अपील करना चाहूँगा, आपने बात पूछ ली, आपको रात को मान लो 12 बजे सोना है ना जी, तो आप पढ़ाई 11:15 बंद कर दें। 15 मिनट आप बिल्कुल अपने हाथ मुंह साफ करके धो के और बिस्तर पे आलती पालती लगाए बैठ के 15 मिनट में उस व्यवसायी की तरह, जिसको हमारी भाषा हमारे सेकंड बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया मतलब बिजनेसमैन, उस बिजनेसमैन की तरह कि आज मेरा दिन में क्या बिजनेस रहा उसकी गुणा भाग करनी चाहिए। तो हर बच्चे को रात को सोने से 15 मिनट पहले आज मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता था, वो नहीं कर सके तो कल उसको करना चाहिए। ये आप कर लोगे तो आप अपनी जिंदगी अच्छे व्यवसाय हो जाओगे, आपका जीवन एक सफल व्यवसाय मतलब सफल जीवन हो जाएगा आपका। जी, अब मैं आज जो ये सवाल पूछ रहा हूँ वो आपके सपनों पर आधारित है। अब श्रवण जी का क्या सपना है, क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना है? देखो, मेरा मूल सपना जिंदगी में एक ही था, वो एक ही रहेगा कि मैं किसी काम आ सकूं। निश्चित रूप से आज जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, इतना वर्क करके, इतनी एनर्जी लगा के पैसे की बात करें तो इससे ज़्यादा मैं किसी और व्यवसाय में कमा सकता हूं। लेकिन मुझे भगवान ने एक मौका दिया कि मैं किसी का जीवन बना सकूं, और शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये आपकी जो लाइट है मरकरी, ये रोशनी बहुत दे रही है, दीपक शायद रोशनी कम देता है, बट ये मरकरी लाइट किसी दूसरी लाइट को टच करके उसको ऑन नहीं कर सकता, और एक छोटा दीपक हजारों दीपक ऑन कर सकता है। इसलिए मैं दीपक बनाना चाहता हूं कि हजारों दीपक मैं ऑन करता रहूं। आज मैं देश में कहीं भी जाता हूं तो मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं मेरे को। अभी आपके ऑफिस में जब आया तो आप देखा होगा मेरे पढ़ाई स्टूडेंट के रिश्तेदार यहाँ मिल गए मुझे जी। तो वो एक चैन है, और वही मेरी खुशी है, वही मेरा आधार है, वही मेरी ऊर्जा है, और मैं उसी के कारण 29 साल से इस काम को लगातार कर रहा हूँ। मुझे आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। निश्चित बात है, मैंने मेरे इस कार्यक्रम से, मेरे इस व्यवसाय से, मेरे बिजनेस से 2 रुपये कमाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में काम करके मैं एक यूथ को कहना चाहूँगा, काम करो, पैसे ले काम मत करो। आप काम करो, पैसा अपना आप आपके पास आएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। आपका टारगेट हो गया पैसा तो आप थक जाओगे और टूट भी जाओगे जी। काम करोगे सब अपने आप पीछे आता रहेगा। तो कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। और आप श्रवण जी यूं ही जो ज्ञान की गंगा है यूं बहाते रहिए और सबके काम आते रहिए। आप बहुत ही ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम मोटिवेट होते हैं। बहुत अच्छा लगा आज धरती धुरारी के मंच पर आप लास्ट में मैं मेरी 4 लाइनों से इस बात को पूरी करूंगा जो सबके लिए है, एक टीचर के नाते, एक गार्जियन के नाते, कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिलें तुझको सारे जमाने की, आतन लाड लडावा रे, आतन लाड लडावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जिंदगी में अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, परिवार के साथ रहो, अपने आप देश के साथ हो जाओगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। देखते रहिए डीडी राजस्थान।